Hello everyone, welcome back to Maths Teacher YouTube channel. Myself बब्बी राजपूत. So this is the lecture number 5 और इस लेक्चर में हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे. सॉइल यानी कि मिट्टी, जिसको हम हिंदी में मिट्टी बोलते हैं, उस चीज़ के बारे में हम आज पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन कि जो सॉइल हमें देखने को मिल रही है, ठीक है, सॉइल क्या फॉर्म करती है, कौन सा स्फीयर फॉर्म करती है, लिथोस्फीयर, ठीक है. सो वो बनी कैसे होगी, ये सवाल आना चाहिए आपके दिमाग में कि जो सॉइल है, ठीक है, वो कैसे बनी होगी, किस तरीके का उसका फॉर्मेशन रहा होगा. सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दैट थिंग. तो सॉइल के बनने के मतलब जब हमारा इवोल्यूशन हुआ होगा, जब अर्थ बनी थी, ठीक है, अर्थ कितने बिलियन ईयर्स पहले बनी थी, अप्रॉक्स 5.6 या 4.6 बिलियन ईयर्स पहले बनी थी, ठीक है. तो जब सॉइल बनी थी तो दो तरीके थे सॉइल बनने के, या दो तरीकों से सॉइल्स का फॉर्मेशन हुआ था. फर्स्ट इज बाय वेदरिंग एंड सेकेंड इज बाय पीरोजेनेसिस, ठीक है. वेदरिंग का मतलब होता है कि जो सॉइल है कैसे बनेगी, जो बड़े बड़े रॉक्स हैं वो खुद को ब्रेक डाउन कर देंगे, या बड़े रॉक्स का जब ब्रेक डाउन होता है, जब बहुत बड़े रॉक्स हैं वो टूटते हैं इनटू द स्मॉलर फॉर्म, तब वो क्या फॉर्म करते हैं, सॉइल. अब ये कैसे होता है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. एंड सेकेंड वन इज पीरोजेनेसिस, ठीक है. सो एक एक करके दोनों के बारे में पढ़ते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम दी how soil is formed. So soil is formed by two processes. Number one is weathering, number two is pyrogenesis. Okay, so weathering मतलब क्या होता है, breakdown of bigger rocks into the smaller mineral particles. smaller mineral particle यहाँ पे soil को ही बोल रहे हैं हम, ठीक है. breakdown of the bigger rocks, जो बहुत ही बड़े बड़े rocks हैं, mountainous rocks हैं, उनका टूटना into the smaller mineral particles. आपको पता होगा सॉइल के अंदर क्या ग्रो होता है. हम बोले सॉइल आर हेल्पफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ठीक है. सॉइल आर हेल्पफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट. क्यों? क्योंकि सॉइल में मिनरल पाया जाता है, मिनरल्स पाए जाते हैं सॉइल में, और वो मिनरल्स प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एंड जिसकी वजह से हमारी बॉडी में भी वो न्यूट्रिशन पहुंचता है. जैसे कि एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, आपने चने का साग खाया होगा, ठीक है, या बेसन वगैरह है उसको खाया होगा, या मैं और बोलूँ तो सोयाबीन आपने खाया होगा. तो बोलते हैं सोयाबीन इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है. ग्राम्स आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स. पीनट्स, मूंगफली आर द गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. तो ये प्रोटीन मिला कहाँ से उनको, ये प्रोटीन उनको कहाँ से मिला, सॉइल की हेल्प से मिला, ठीक है. सो इसीलिए हमने स्मॉलर मिनरल पार्टिकल्स बोल दिया. मतलब सॉइल क्या कंटेन कर रहा है, मिनरल्स एंड डिफरेंट टाइप के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको कंटेन करता है, ठीक है. सो वेदरिंग मेजरली तीन टाइप की होती है, मतलब तीन तरीके से रॉक्स का ब्रेक डाउन होता है इनटू द सॉइल. नंबर वन इज फिजिकल वेदरिंग, नंबर टू इज केमिकल वेदरिंग, एंड नंबर थ्री इज बायोलॉजिकल वेदरिंग, ठीक है. देखो फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है, फिजिकल जैसे नाम बता रहा है, फिजिकल मतलब कोई चीज जो अपीयर हो रही हो, जिसको आप छू सकते हो, ठीक है, जो आपको मतलब जो फिजिकली प्रेजेंट है उसको हम बोल सकते हैं फिजिकल थिंग. ओके, तो फिजिकल वेदरिंग में ऐसे कुछ फिजिकल फैक्टर्स जैसे कि एयर, वाटर, ठीक है, टेम्परेचर हो गया आपका, ह्यूमिडिटी हो गई आपकी, या विंड हो गई, तो ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ द रॉक. राइट, समझ में आ गया. सो पढ़ते हैं इसमें फिजिकल वेदरिंग थ्रू एयर, वाटर, टेम्परेचर एंड रेन. क्या होता है, जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं वो स्मॉलर सॉइल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें, लार्ज रॉक्स कन्वर्टेड इनटू द फाइन सॉइल पार्टिकल्स थ्रू कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ रॉक. ये इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ. यहाँ पे मेजरली टेम्परेचर फैक्टर है, वो आपका काम कर रहा है. जैसे अभी सर्दियां हैं, ठीक है, सो हम क्या करते हैं, हमें बहुत सर्दी लगती है तो हम अपनी बॉडी को एकदम से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सिकोड़ लेते हैं, है ना. सर्दियों में ऐसा होता है ना, रजाई के अंदर भी आप होते हो तब भी आप सिकुड़ के सोते हो, ठीक है. लेकिन वही अपोजिट टू गर्मियों में आप सिकुड़ के क्यों नहीं सोते, गर्मियों में तो आप फैल के सोते हो, ठीक है. तो कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़ना होता है, मतलब क्या किया आपने, अपनी पूरी बॉडी को सिकोड़ लिया, जितने भी बॉडी पार्ट्स थे आप उनको बिल्कुल पास ले आए, ठीक है. बल्कि एक्सपेंशन, आपने पूरी बॉडी को खोल दिया, जैसे गर्मियों में आप सोते हो, ठीक है, बॉडी पार्ट्स बिल्कुल दूर दूर हैं. राइट, सो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब जब चीजें पास आती हैं उसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं. एक्सपेंशन का मतलब एक्सपेंड हो गई, मतलब जो चीजें हैं, जो मॉलिक्यूल्स हम एक दूसरे से दूर चले गए. तो ये टेम्परेचर का असर है. मान लो ये रॉक है बड़ा सा, ठीक है, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, तो टेम्परेचर अगर हाई होगा तो इसमें रॉक्स में जो पार्टिकल्स, रॉक्स भी तो पार्टिकल्स ही बना है ना,
ठीक है। तो रॉक में जो पार्टिकल्स हैं वो खुद को एक्सपैंड कर लेंगे, दूर दूर चले जाएंगे। लेकिन जब मान लो यहाँ पे टेम्परेचर लो हो गया, मतलब क्या हो गया, सर्दियाँ आ गई, तो जो पार्टिकल्स होंगे वो खुद को कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे पास पास। तो इस कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन की वजह से, बार बार कॉन्ट्रैक्शन होना, बार बार एक्सपेंशन होना, इसकी वजह से जो हमारा रॉक है वो वीक हो जाता है। आपने देखा होगा माउंटेनियस रीजन में, अगर माउंटेन्स में भी नहीं तो आपने नदी किनारे कुछ ऐसे पत्थर देखे होंगे जिनको अगर आप टच करो थोड़ा सा, थोड़ी सी फोर्स लगाओ तो एकदम से मिट्टी में बदल जाते हैं, देखे होंगे ना। वो खोखले हो जाते हैं। क्या रीज़न है उसमें? टेम्परेचर का असर होता है। टेम्परेचर बढ़ता है तो वो रॉक है जो एक्सपैंड हो जाता है, मतलब उसके अंदर के जो पार्टिकल है वो एक्सपैंड हो जाते हैं। टेम्परेचर कम हुआ तो रॉक के अंदर के पार्टिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए। तो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से उसके जो पार्टिकल्स होते हैं जिनसे रॉक बना है वो वीक हो जाते हैं। हम बोले रॉक वीक हो जाता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली वो ब्रेक डाउन हो जाता है एंड सॉइल का फॉर्मेशन कर लेता है। सो आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आया है। सेकेंड इज विंड एरॉड दी सरफेस ऑफ रॉक। अगर मान लो बहुत ही तेज हवा चल रही है, ठीक है, अब तो इतना नहीं होता, लेकिन जब हमारा इवोल्यूशन हुआ था, जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, तब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहा करता था, रात में सर्दी भी बहुत ज़्यादा रहा करती थी, ठीक है, एंड विंड्स वगैरह बहुत तेज ब्लो किया करती थी, राइट। तो कोई रॉक है, उससे अगर बहुत ही तेज़ हवा है वो बह रही है, ठीक है, इससे पास हो रही है, तो इसकी जो सरफेस है वो इसको इरोड कर देगी, ठीक है। इसकी सरफेस का जो भी मटेरियल होगा रॉक का वो अपने साथ लेके चली जाएगी, और ये जो सरफेस इरोड कर रही है इसकी वजह से सॉइल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। आप खुद ही सोचो, यहाँ पे बहुत तेज से हवा चल रही है, ये हमारा रॉक है, ये इसकी सरफेस है, यहाँ से सरफेस से लग के हवा जा रही है, तो इस सरफेस के ऊपर जो भी पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, वो नीचे गिर जाएंगे, सॉइल में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इरोडिफिकेशन ऑफ दिस सॉइल, ठीक है। नाउ रिवर वाटर रब्स रॉक्स। रिवर वाटर की तरफ से या रिवर वाटर की हेल्प से कैसे वेदरिंग होती है वो देखते हैं। तो आपने ये सुना होगा कि पानी क्या करता है, पत्थर को तोड़ने की भी उसके पास ताकत होती है। पानी में पत्थर को तोड़ने की भी ताकत होती है, राइट। सो रिवर वाटर क्या करती है, ये मान लो ये हमारे दो रॉक्स हैं और ये रिवर है, तो रिवर वाटर क्या करती है, बहुत सारे रॉक्स हैं वो कैरी करके जाती है। आपने देखे होंगे, अगर आपने रिवर वगैरह देखी होगी तो यू नो रिवर के सरफेस पे या तो बालू होती है या मिट्टी या रॉक्स होते हैं, ठीक है। सो रिवर वाटर बहुत सारे रॉक्स कंटेन करके ले जाती है और वो रॉक्स आपस में घिसते हैं। मान लो एक रॉक ये है, एक रॉक ये है और पानी बह रहा है, तो पानी फ्लो करेगा तो क्या होगा, ये रॉक इससे टकराएगा, ठीक है। टकराने की वजह से इसकी सरफेस, जो इसकी सरफेस और इसकी सरफेस है वो घिसेगी, और घिसने की वजह से क्या होगा, सॉइल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना। सो ये तीन फैक्टर्स हमने पढ़ लिए, मतलब फिजिकल वेदरिंग में हमने 3 पॉइंट्स पढ़ लिए, ठीक है। नाउ केमिकल वेदरिंग, तो केमिकल यहाँ पे आ गया। केमिकल मतलब कुछ केमिकल प्रोसेसेस हो रही हैं जिसकी वजह से रॉक है वो ब्रेक डाउन हो रहा है और सॉइल में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। सो इट इन्वॉल्व्स वेरियस केमिकल प्रोसेसेस सच एज हाइड्रोलिसिस, हाइड्रेशन, which breaks the rocks and rocks gets converted into the fine particle known as soil। इसमें आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, यही लिख के आना है, ठीक है। लास्ट इज बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग का मतलब ये है, देखो बायोलॉजी आ गई, मतलब यहाँ पे लाइफ से रिलेशन है, यहाँ लाइफ का इन्वॉल्वमेंट है। तो इसमें क्या होता है, लाइकेंस एंड मॉसेस। अब ये क्या होते हैं लाइकेंस एंड मॉसेस, ये एक टाइप के सिम्बायोटिक एसोसिएशंस होते हैं। तो लाइकेंस एंड मॉसेस ग्रू ऑन रॉक्स, ये क्या करते हैं, जो रॉक्स होते हैं उन पे ग्रो कर जाते हैं, रिजल्टेड इन कॉजिंग क्रैक्स इनसाइड द रॉक रिजल्टिंग इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक। मैं इसको समझाती हूँ। मान लो ये रॉक है, तो यहाँ पे एक लाइकेन ग्रो कर गया, यहाँ पे एक मॉसेस। इसी तरीके से मान लो रॉक है वो अंदर से थोड़ा वीक हो गया, तो कहीं ना कहीं होल हो गया होगा, तो यहाँ पे लाइकेन ग्रो कर गया, यहाँ पे मॉस, ठीक है। वैसे यहाँ पे लाइकेन, यहाँ पे मॉस। अब क्या, ये जब अंदर पहुंच गए ना रॉक के, तो अब ये लाइकेन ग्रो करेगा। अभी इतनी सरफेस में था, अभी इसने इतनी सरफेस कवर कर ली, फिर ये और ज्यादा सरफेस कवर करेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, रॉक के अंदर होल्स बन जाएंगे या क्रैक्स बन जाएंगे, एंड उन क्रैक्स की वजह से रॉक अगेन वीक हो जाएगा एंड इट कन्वर्टेड इनटू व्हाट, इट कन्वर्टेड इनटू सॉइल। सो ये 3 तरीके थे फिजिकल वेदरिंग में जो आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। आई एम सॉरी, ये 3 तरीके थे वेदरिंग में, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग, जो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। नाउ द लास्ट इज पीरोजेनेसिस। पीरोजेनेसिस में हम क्या करते हैं, हेयर डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल टेक्स प्लेस बाय बैक्टीरिया।
सबसे पहले आपको मतलब समझ में आना चाहिए डिकम्पोजिशन का। डिकम्पोजिशन का मतलब है कि कोई भी बड़ी चीज, ठीक है, ये डिकम्पोजिशन मेनली डेड डिके ऑर्गेनिज्म में होता है। मतलब जो ऑर्गेनिजम्स मर गए हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो, उनकी बॉडी पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट करते हैं और वो क्या करते हैं, उनको डिकम्पोज करने का काम करते हैं। ठीक है, सो डिकम्पोजिशन आपको समझ में आ गया होगा। डिकम्पोजिशन कहाँ होता है? डेड डिके ऑर्गेनिज्म में होता है। ऑर्गेनिक मैटर मतलब होता है ऐसे मटेरियल्स जो प्लांट्स वगैरह से डिराइव हुए हों, जो नेचुरली अकरिंग हो या प्लांट्स वगैरह से डिराइव हुए हों। मेनली कार्बन के मटेरियल्स होते हैं, कार्बन इनमें ज़रूर होता है। सो हियर डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल टेक्स प्लेस बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या करता है? डिकम्पोजिशन करता है। ठीक है, बैक्टीरिया भी एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। लीडिंग टू, जिससे क्या होता है? लीडिंग टू ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन का मतलब है ह्यूमस का फॉर्मेशन होना। आपने ह्यूमस नाम सुना होगा। ह्यूमस क्या होता है? जो सॉइल होती है ना हमारी सॉइल, उसकी जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, सॉइल के ऊपर की जो लेयर होती है ना, उसको हम ह्यूमस बोलते हैं। मतलब सॉइल है, उसके ऊपर एक पतली सी लेयर बनेगी, उसको हम ह्यूमस बोलते हैं। ह्यूमस को बोलते हैं टॉप मोस्ट लेयर ऑफ दिस सॉइल। एंड ह्यूमस बहुत फर्टाइल होती है। ह्यूमस की वजह से ही जो प्लांट्स हैं या जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो कर पाते हैं। अगर सॉइल में ह्यूमस नहीं है ना, तो वहां पे कोई प्लांट वगैरह, कोई क्रॉप वगैरह नहीं ग्रो हो सकती है। ठीक है, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन मतलब मिनरल्स का फॉर्मेशन। तो ये क्या करते हैं? बैक्टीरियाज वगैरह जो होती हैं वो ऑर्गेनिक मटेरियल का डिकम्पोजिशन करते हैं। डिकम्पोजिशन मतलब तोड़ देना छोटे छोटे टुकड़ों में जो भी मटेरियल है। और ऑर्गेनिक मटेरियल है तो खुद ही सोचो उसमें मिनरल्स तो होंगे ही ना। ठीक है, मिनरल्स का फॉर्मेशन होता है और ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है। तो आपको समझ में आ गया ह्यूमस को क्यों हम इतना फर्टाइल बोलते हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनिक मटेरियल से बनी होती है। ठीक है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स होते हैं। दस सॉइल इज फॉर्म कंटेनिंग लॉट्स ऑफ मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, सो ये भी एक तरीका हो गया। पीडोजेनेसिस के थ्रू भी सॉइल फॉर्मेशन होता है। एंड सॉइल कंटेन्स लॉट्स ऑफ मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। इट कंटेन्स लॉट्स ऑफ मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। सो ये दो तरीके थे सॉइल फॉर्मेशन के। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, या तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है या इंटेक्स का या आपका एग्जाम्पलर का है, आई डोंट नो, बट कहीं तो है ये क्वेश्चन। ठीक है, एग्जिस्ट करता है। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। आपको ये दोनों प्रोसेसेस हैं वो लिख के आनी है। राइट, सो अब आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम सॉइल इरोजन के बारे में पढ़ेंगे। नाउ लेट्स सी दी सॉइल इरोजन। अब हम सॉइल इरोजन के बारे में पढ़ते हैं कि भाई सॉइल इरोजन होता क्या है। तो आप में से कई लोगों ने, इवन सब ने, प्रीवियस क्लासेस में भी सॉइल इरोजन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा। ठीक है, सो देयर इज नो डिफरेंस, वही चीज़ें हैं। सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है? देखो इरोजन लिखा है, इरोजन मतलब इरोड। ठीक है, ये किससे बना हुआ है? इरोड शब्द से बना हुआ है, मतलब रिमूव हो रही है कोई चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रिमूव हो रही है? सॉइल। तो सॉइल इरोजन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ टॉप मोस्ट लेयर ऑफ दिस सॉइल। एंड मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया था कि टॉप मोस्ट लेयर कौन सी होती है? दैट इज ह्यूमस। ह्यूमस होती है हमारी टॉप मोस्ट लेयर एंड दैट इज रिच इन व्हाट? दैट इज रिच इन मिनरल। ह्यूमस इज अ फर्टाइल लेयर। ठीक है, इट इज अ फर्टाइल लेयर एंड इसी की वजह से प्लांट्स होते हैं या ट्रीज वगैरह होते हैं या क्रॉप्स होती हैं, उनकी ग्रोथ हो पाती है। सॉइल में ह्यूमस नहीं है मतलब सॉइल फर्टाइल नहीं है, या फर्टाइल नहीं है, फर्टिलिटी नहीं है, तो भाई कोई भी क्रॉप वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएगी। ऐसी ज़मीन को हम बंजर ज़मीन बोलते हैं, बैरन लैंड बोलते हैं। ठीक है, सो अब सवाल ये आता है कि भाई सॉइल इरोजन समझ में आ गया कि हमारी जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर थी दैट इज ह्यूमस, उसको क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। लेकिन रिमूव किया किसने? कैसे रिमूव हो सकती है हमारी जो ह्यूमस लेयर है दैट इज द टॉप मोस्ट लेयर? सो इसके रिमूवल के काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, कॉजेज होते हैं, हम बोल सकते हैं कॉजेज। क्या हो सकता है? स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत तेज से हवा चली जिसकी वजह से क्या हुआ? जो टॉप मोस्ट लेयर थी वो उड़ गई। ठीक है, फ्लड आ गया। फ्लड ने क्या किया? फ्लड मतलब बहुत सारा एक्सेसिव पानी आ गया, तो उसकी वजह से जो टॉप मोस्ट लेयर थी, जो फर्टाइल लेयर थी, वो भी फ्लड के साथ चली गई। ठीक है, या हम बोल सकते हैं ओवरफ्लो ऑफ वाटर। ओवरफ्लो ऑफ वाटर, जो पानी है वो ओवरफ्लो कर दिया। जैसे हम क्या करते हैं? सिंचाई का काम करते हैं ना, इरिगेशन, क्रॉप्स को पानी देते हैं। तो अगर उसमें एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर चला गया, जितना नीडेड है क्रॉप को उतना दिया, दैट इज ओके। लेकिन मान लो उसमें बहुत ज़्यादा पानी है, वो क्रॉप में हमने डाल दिया, तो उसकी वजह से भी, जो एक्सेसिव वाटर की वजह से भी जो टॉप मोस्ट लेयर है ह्यूमस, वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सॉइल इरोजन है वो कॉज होता है।
अब आप पूछोगे मैम सॉइल इरोजन क्या हर जगह हो सकता है? अगर आप एक फ्लैट एरिया में रह रहे हो, जैसे यूपी बिहार हो गया, ठीक है, या अपना हरियाणा वाला रीजन है, ठीक है, सो वहाँ पे तो कहोगे आप मैम बिल्कुल प्रॉपर हमें फसलें दिखती हैं, सॉइल इरोजन होता कहाँ पे है? देखो, सॉइल इरोजन वहाँ होता है जहाँ पे आपकी जो लैंड होती है, जो फील्ड होता है, वो क्या होता है, वहाँ पे कोई भी क्रॉप ना हो, वहाँ पे कोई भी क्रॉप आपने कल्टीवेट नहीं की है, ठीक है, मतलब वो ज़मीन है जो वो खाली पड़ी हुई है, ठीक है। तो अगर खाली ज़मीन पड़ी हुई है तो उसमें अगर विंड चलेगी तो वो आराम से उड़ा के ले जाएगी टॉप मोस्ट लेयर, ठीक है। उसमें अगर रेन वाटर भी हो गया, अगर पानी भी उसमें चला गया तो उसकी वजह से भी टॉप मोस्ट लेयर है वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो जो प्लांटेड होते हैं ना, हमारे पास प्लांटेड फील्ड होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे मान लो ये फील्ड है हमारे पास और यहाँ पे एक क्रॉप है, यहाँ पे मान लो ये एक क्रॉप है, यहाँ पे दूसरी, यहाँ पे तीसरी, तो ये एंकरेज प्रोवाइड करते हैं, सॉइल को क्या करते हैं, बांध लेते हैं एक टाइप से, होता है ना, रूट्स वगैरह होती हैं वो सॉइल के अंदर होती हैं, तो रूट्स क्या करती हैं, सॉइल को जकड़ लेती हैं, ठीक है। सो अगर नॉर्मल रेन हो रही है दैट इज ओके, तब तो सॉइल नहीं इरोड होगी, इवन विंड भी चलेगी दैट इज ऑल्सो ओके, लेकिन अगर फ्लड वगैरह आ गया तो एक्सेसिव हम बोल सकते हैं पानी आ गया, तब तो प्लांटेड एरियाज है वहां पे भी सॉइल इरोजन होने की चांसेस रहते हैं, बट बहुत कम, ठीक है। अगर बेयर लैंड पड़ी है, आपकी खाली जमीन पड़ी है, वहां पे सॉइल इरोजन बहुत ईजिली पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन अगर प्लांटेड क्रॉप है तो वहां पे बहुत रेयरली देखने को मिलता है, इवन वहां पे होता ही नहीं है, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। तो सॉइल इरोजन आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कॉजेस समझ में आ गए, कहाँ पर होता है ये भी आपको समझ में आ गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट है सॉइल इरोजन को रोकना। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमें क्रॉप्स ग्रो करनी है। इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, तो हमें क्रॉप्स तो भैया बहुत अच्छे से ग्रो करनी है ना, ज़मीन तो उतनी रहनी है, ज़मीन तो नहीं बढ़ेगी, तो हमें तरीके अपनाने पड़ेंगे, तो सॉइल इरोजन को तो हमें रोकना पड़ेगा। सो कौन से तरीके हो सकते हैं? नंबर 1 इज क्या करें हम? कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, मतलब कोई भी ज़मीन है ना उसको हम बेयर ना छोड़ें, मतलब उसको खाली ना छोड़ें, उसमें कोई ना कोई क्रॉप है, छोटी मोटी सी क्रॉप है, वो ग्रो करते ही रहें, ठीक है, सीजन टू सीजन ग्रो करते ही रहें, उसको कभी खाली नहीं छोड़ना है हमको, राइट। सेकंड क्या कर सकते हैं हम? टेरेस फार्मिंग, ये आपने नाम सुना होगा, टेरेस फार्मिंग, टेरेस आपने देखी है ना, तो ये टेरेस फार्मिंग आपकी जो होती है वो माउंटेनियस रीजन में होती है, हिली रीजन में होती है, ठीक है, उसमें ऐसे करके टेरेस बना देते हैं, राइट, इस तरीके से सीढ़ियाँ होती है ना जैसे, उस तरीके से आपने देखी भी होंगी इमेजेस। तो ये क्यों करते हैं हम? मान लो अगर ये भी बेयर पड़ी हुई है, मतलब यहाँ पे कोई भी क्रॉप नहीं ग्रो कर रही है, तो अगर फ्लड वगैरह आया जो कि हिली रीजन में आ ही जाता है, तो ये क्या करेगा, सारी की सारी सॉइल है वो इसकी ले जाएगा, अगर इसमें कोई भी प्लांट वगैरह ग्रो नहीं किया तो। लेकिन अगर हमने क्या किया, हमने यहाँ पे प्लांट्स ग्रो कर दिए, बहुत सारे हमने प्लांट्स ग्रो कर दिए, ठीक है, कि यहाँ पे कर दिया, कि यहाँ पे, तो प्लांट्स क्या करेंगे, सॉइल को एंकर कर लेंगे, होल्ड कर लेंगे, एंड अगर पानी आता भी है ऊपर से नीचे, ठीक है, मतलब फ्लड वगैरह आया भी है, तो बहुत ही रेयर चांसेस रहेंगे कि यहाँ से सॉइल इरोड हो सके, ठीक है। तो दूसरा हमारा टेरेस फार्मिंग हो गई, राइट। तीसरा हम क्या कर सकते हैं? प्रॉपर चेक ऑन कैनाल्स, मतलब ऐसा ना हो, हमें चेक करते रहना चाहिए, ऐसा ना हो कनाल में कहीं लीकेज है, उसकी वजह से एक्सेसिव पानी है वो क्रॉप में फैल गया या हमारी फील्ड में फैल गया, जिसकी वजह से जो सॉइल की जो टॉप मोस्ट लेयर थी दैट इज ह्यूमस, वो रिमूव हो गई, ठीक है। सो ये हम कर सकते हैं। फोर्थ क्या कर सकते हैं? विंड ब्रेक्स लगा सकते हैं। अब ये क्या होते हैं? ये सिंपली प्लांट्स के हेल्प से हम करते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि जो रोज हैं, ट्रीज होते हैं, उनको हम रोज में, ठीक है, ग्रो करते हैं। कोई भी प्लांट, इसको हम प्लांटेशन कहते हैं, आपने ऐसे सिस्टम में पढ़ा होगा, इसको प्लांटेशन कहते हैं, मतलब एक प्रॉपर रो में जो क्रॉप है उसको ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, एक प्रॉपर रो में प्लांट्स को अगर हम ग्रो करते हैं उसको हम प्लांटेशन बोलते हैं। ये विंड ब्रेक की तरह एक्ट करता है। अगर हवा चली भी तो देखो कितने सारे पेड़ लगे हुए हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द विंड कि वो सॉइल की जो टॉप मोस्ट लेयर ह्यूमस है उसको उड़ा के ले जाए, ठीक है। फिफ्थ हम क्या कर सकते हैं? फिफ्थ मैं यहाँ लिख देती हूँ, ओके। अच्छा, मैं इसको प्रॉपर लिखवाऊंगी, अभी लिखना मत कुछ भी, ठीक है, सुनना है आपको सिर्फ। सो फिफ्थ हम क्या कर सकते हैं? जीरो फाइट्स। जीरो फाइट का नाम आपने सुना है, शायद ही सुना हो। जीरो फाइट इन ग्रासेस को हम ग्रो करा सकते हैं। कभी भी जमीन है वो बैर नहीं छोड़नी, हमको खाली नहीं छोड़नी है फील्ड को। कभी भी अगर खाली छोड़ दिया तो सॉइल इरोजन की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जीरो फाइट्स का मतलब होता है, जीरो मतलब है
ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो डेजर्ट में पाए जाते हैं, ठीक है, डेजर्ट में पाए जाने वाले प्लांट। जीरो मतलब डेजर्ट एंड फाइट मतलब हो जाता है प्लांट्स। वैसे हम बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रो मतलब वाटर, फाइट मतलब प्लांट, ऐसे प्लांट्स जो पानी में पाए जाते हैं। सो डेजर्ट प्लांट्स को हम बोलते हैं जीरोफाइट्स एंड ग्रासेस, ठीक है। डेजर्ट एरिया क्या होती है मेनली, वही तो बंजर होती है ना, लेकिन आप देखोगे कि आपको कैक्टस वगैरह वो भी देखने को मिलता है डेजर्ट में, मतलब उनमें भी थोड़ा बहुत ह्यूमस हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपके पास कुछ ग्रो करने के लिए नहीं भी है तो इवन ग्रासेस भी ग्रो कर रही हैं, तो उसको उखाड़ के बाहर नहीं फेंकना है हमें, ठीक है, क्योंकि वो हमारी जो ह्यूमस है उसको बचा रही हैं एंड दे आर इंपॉर्टेंट। नेचर प्रोटेक्ट कर रहा है, यहाँ पे देखो नेचर प्रोटेक्ट कर रहा है, ग्रासेस तो अपने आप ग्रो कर जाती है ना, ठीक है। सो नेचर प्रोटेक्ट कर रहा है हमारी सॉइल इरोजन को, मतलब सॉइल इरोजन, सॉइल इरोड ना हो, ठीक है। सो ये आपको समझ में आ गया होगा, सॉइल इरोजन, रिमूवल ऑफ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल दैट इज ह्यूमस, उसको हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। कॉजेस क्या होते हैं एंड किस तरीके से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। सो अभी मैं लिखती हूँ प्रॉपर, देन यू कैन नोट इट डाउन, एंड इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी रिलेटेड टू एनीथिंग, you can just comment down below. So this much for today. Thank you so much for watching this video.